अब सबसे पहले ना तुम्हें करना क्या, पूरे साल का जो है वो तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ सिलेबस कि तुम्हें पढ़ना क्या है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर आगे का तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है। और एक काम कर लोगे तुम लोग, आज जो है ये जितने भी तुम्हारी सफ़ेद सफ़ेद कॉपी दिखाई दे रही है ना फेयर, ये तुम कल से नहीं लाना, यहाँ लेकर आओ रफ कॉपी, समझ गए। और ये जो ना ये फेयर कॉपी जो है रफ कॉपी लेकर आओ। और घर जाकर, क्योंकि अभी स्कूल तुम्हारे चल नहीं रहे, समझ गए, तो कोई ख़ास काम तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी काम करो डबल डबल, ठीक है। अब जो है केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो पिछले साल का अगर किसी के पास कोई मटेरियल हो तो उसे भूल जाओ, क्योंकि पिछले साल का सब उल्टा सीधा था। कभी सिलेबस 30% निकल जाता था, कभी वो पूरा चैप्टर निकाल देते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो पिछले साल के नोट्स तो काम आएंगे नहीं, उससे पिछले साल के भी ज़्यादातर खास काम आएंगे नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है ना कहीं किसी में निकाल रखा है। इस साल जो है तुम्हें बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना है, समझ गए, नए तरीके से पढ़ना है। अब नए तरीके से पढ़ने का मतलब है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि टोटल तुम्हारा सिलेबस है क्या। देखो केमिस्ट्री का पेपर जो होता है वो होता है तुम्हारा 100 नंबर का टोटल पेपर, टोटल, ठीक है जी, 100 नंबर का। अब उस 100 नंबर में देखो सिर्फ हम यहाँ उत्तराखंड बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, कोई सब 100 नंबर का ही होता है। हाँ, और जी इसके बाद जो है वो 100 नंबर जो है वो उसमें से 70 नंबर जो है वो तुम्हारे थ्योरी के हो जाते हैं, और जी 30 नंबर जो है वो हो जाते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल के। अब इस थ्योरी में 70% थ्योरी में तुम्हें वो तैयारी करनी है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, तो तुम बैठे हो ना, वो इन 70 नंबर के लिए बैठे हो। लेकिन ये दिमाग से निकाल देना कि 30 नंबर के बाहर से आते हैं। दरअसल जो तुम ये पढ़ते हो ना वही एग्जाम में, वो इसमें प्रैक्टिकल में तुमसे पूछा जाता है, वही चीज़ तुम बना के लेके जाते हो। तो 30 नंबर भी इसी पर आधारित होते हैं। जिसकी ये चीज़ अच्छी होगी उसी के 30 में से 30 आ जाते हैं, 29 आ जाते हैं, 28 आ जाते हैं। जिसकी जितनी कम ये चीज़ होगी उतने कम नंबर आ जाते हैं, 22 भी आ जाते हैं, 20 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी पर वैसे प्रैक्टिकल भी। थ्योरी की बात करते हैं केमिस्ट्री तुम यहाँ 3 प्रकार की पढ़ोगे। एक तो होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की कहना, फिर हो जाती है ऑर्गेनिक, अब इंटर में भी सुनो इसका खेल क्या है। इंटर में टोटल चैप्टर जो है तुम्हारे, टोटल चैप्टर हैं तुम्हारे 16 चैप्टर, हैं। 16 चैप्टर कह दो या उन्हें तुम यूनिट कह दो। इसमें से 1 से लेके और 5 तक चैप्टर जो है ना वो है तुम्हारे ये फिजिकल केमिस्ट्री के। 6 से लेकर 9 चैप्टर जो हैं, 6 से लेकर 9 चैप्टर जो वो हैं इनऑर्गेनिक के, और 10 से लेकर 16 चैप्टर जो हैं वो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है जी। ये वो 16 चैप्टर तुम्हें पूरे साल पढ़ने हैं। अब बात आया थी इनमें कितना कितना परसेंटेज आ जाता है, तो अलग इसमें ना ये मैं सोचना चाहता था कि तुम्हारे पास जब कि एनसीईआरटी किताब होंगी या कोई और किताब भी होगी या कोई सी किताब होगी, उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा एग्जाम में, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, तो वो सब झूठ होता है, ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, हम इसी चैप्टर में 4 की बात करें तो उसमें लिखा होता है कि 3 नंबर का आएगा, लेकिन बोर्ड में वो 7-7, 8-8 नंबर का भी आ जाता है,
तो और सबसे बड़ा चैप्टर इसमें 7वां चैप्टर होता है, यहाँ आगे पड़ेगा तुम्हें वो। 7वां चैप्टर लगभग 100 पेजों में जाएगा तुम्हारा, मान के चलो 110 पेजों में जाएगा। अब इतना बड़ा चैप्टर है और ये सोचो कि ये 10-20 नंबर का आ जाएगा, तो वो भी 5-6 नंबर के जाते हैं। तो इसमें का जो छोटा चैप्टर है वो ज़्यादा नंबर का आ सकता है, छोटा चैप्टर ज़्यादा नंबर का आ सकता है, और बड़ा चैप्टर जो है वो थोड़े नंबर का आ सकता है, फिक्स नहीं है। समझ में आ रही है? ये किताब के हिसाब से ना बिल्कुल चलना बंद कर दो। किताब के हिसाब से जो चीज़ें फिक्स होती उन्होंने लिख दी हैं, ऐसा है, ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी किसी चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन आया था, उसके बाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पूरे पेपर में नहीं मिलेगा। ये तो इसलिए तुम्हें जो है वो किसी भी चैप्टर को छोटा नहीं समझना है और बड़े को बड़ा नहीं समझना है। कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। अब बात आ जाती है यहाँ, जैसे कि तुम यहाँ केमिस्ट्री यहाँ पढ़ रहे हो, तो और भी कहीं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ हमारे पास तो किताब लाने की ज़रूरत है नहीं। विदाउट बुक एनसीईआरटी नहीं चलता है, मुझे भी नहीं, तुम्हें भी नहीं, ना मैं खुद लाता हूँ और ना मैं किसी और को लाने देता हूँ। ठीक है जी। अब कोई यार सिर्फ पढ़ाई होगी कहाँ से? तो तुम अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए किताब भी लो, घर पर रखो, सब पढ़ो, आराम से देखो। अगर कोई और हेल्पिंग बुक लेना चाह रहा है तो एस श्रीवास्तव की किताब आती है, के शर्मा की आती है, कई सारी बुक्स आती हैं, वो अपने हेल्पिंग बुक भी ले सकता है, उसकी अलग से आती है। अगर कोई गाइड वगैरह लेना चाह रहा है चित्रा वगैरह की, तो गाइड भी ले लो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। हमारा है सिलेबस, और सिलेबस का मतलब होता है कि जो एनसीईआरटी एक बार फिक्स कर देता है कि इंटर में बच्चों को 2021-22 वाले सत्र में, ये जो सत्र है तुम्हारा 2021-22 का सत्र है, कि इस सत्र में तुम्हें ये सिलेबस पढ़ाना है, तो वो नेट पे हर साल अपलोड कर देते हैं कि तुम्हें ये सिलेबस पढ़ाना है। तो इस बार हर साल के हिसाब से खासकर मैं वो अपने सारे टॉपिक, सारी परिभाषाएं, सब के हिसाब से वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तुम मेरे ही नोट्स पिछले साल के या उससे पिछले साल के उठा के मैच करोगे, इस साल करोगे तो मैच नहीं होंगे, ना टॉपिक मैच होंगे, ना हेडिंग मैच होंगे। कोई परिभाषा और परिभाषा हो जाती हैं, लेकिन हर बार ईजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज अपनी बना के लिखते हैं, और पढ़ने वालों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से 1-2 बार पढ़ेगा अपना आप ईजी लैंग्वेज में याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुक की लैंग्वेज हार्ड होती है, तुम्हें पता है। बुक में बदलने को भी सीधा परिवर्तन ही लिखा होगा, समझ गए? जबकि परिवर्तन को हम बदलना लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ हार्ड लैंग्वेज यूज होती है, इसलिए बच्चों को सीधा वो रटना शुरू कर देते हैं, उसे समझना शुरू नहीं करते। यहाँ मैं कहता हूँ भाई साहब, चाहे 1 पेज समझो लेकिन समझ कर पढ़ो। 10 पेज रट लिए वो किसी काम के नहीं है, वो 8-10 दिन रुकेंगे फिर भूल जाओगे उसे, समझ गए? तो इसलिए रटने का काम नहीं है, समझने का काम है। ये चैप्टर है तुम्हारे जो तुम पूरे साल पढ़ोगे। अभी मैं इनका पूरे नाम लिखने वाला हूँ यहाँ को, कि कौन कौन चैप्टर क्या क्या है। तो ये तो फिलहाल तुम्हारा सिलेबस है। अब बात आ जाती है इसकी प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या है कि तुम्हारे ना, जब तुम उसमें प्रैक्टिकल दोगे, पहली बात तो तुम्हारे प्रैक्टिकल होते नहीं है ज़्यादातर स्कूलों में, क्योंकि सामान इतने अवेलेबल है नहीं। अगर सामान अवेलेबल है तो टीचर नहीं है, और दोनों हैं तो उन दोनों से कुछ नहीं आता है। फिर सामान, टीचर को सामान यूज़ करने नहीं आता है, और सामान कैसा होना है वो टीचर को पता नहीं होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल तुम्हें खास करवाते हैं नहीं। लेकिन फिलहाल तुम्हारे किताब के हिसाब से, टीचर के हिसाब से तुम्हें ऐसा बोला जाएगा कि एक तो होंगे तुम्हारे असाइनमेंट, एक वो बोलेंगे अटेंडेंस, एक बोलेंगे तुम्हारे कि तुम्हारे पूरे इसमें परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल, उस आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर। परफॉर्मेंस, और फिर वो बोल देंगे वाइवा। वाइवा। अब ये सब 1 2 3 4, एक आध वो ना, एक इसमें ना एक चीज़ और ऐड कर देंगे, प्रैक्टिकल फाइल। असाइनमेंट 10 नंबर का कर देंगे, अटेंडेंस 3 या 4 नंबर के लिख देंगे, परफॉर्मेंस 5 नंबर के लिख देंगे, वाइवा 5 नंबर का लिख देंगे, ऐसे करके। अने 5 नंबर का हो गया, ये 10 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया, ऐसे करके कुछ और भी ऐड कर देंगे। 6 नंबर की ना फाइल हो गई। कुल मिलाकर वो इसे 30 नंबर बना देंगे, समझ गए? लेकिन ये सब दिखावा होता है, ये सब दिखावा होता है। जो 30 नंबर हैं इनमें से कहाँ छुपे हैं, तो वो 30 नंबर वाइवा पे छुपे होते हैं। वाइवा क्या होता है? एक और भी तुम्हारे वो जोड़ देंगे, प्रोजेक्ट फाइल। वो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट वो जो तुम चार्ट या थर्माकोल पर कुछ बना के लेके जाते हो, किसी चीज़ का चित्र, इसमें फर्स्ट ईयर में या किसी और क्लास में बनाया हुआ, ये प्रोजेक्ट होता है, इसमें भी जोड़ देंगे वो।
अब ये 6 चीज़ें हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार चलो मेरा वाइवा खराब हो गया तो बाकी नंबर तो है कुछ नहीं, वाइवा खराब तो 30 नंबर खराब, वाइवा सही तो 30 के 30 नंबर, बाकी तुम क्या बना के ले गए हो वो कोई मेंशन नहीं करता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। अब बात आती है अगर जो ये मायने रखता है तो हमें वाइवा क्या चीज़ होती है, तो वाइवा ये होता है कि तुम प्रोजेक्ट जो बना के लेके गए हो, प्रैक्टिकल फाइल जो है तुम्हारे पास, या ये जो है, या कुल मिला के तुमने ये जो पढ़ा है, इसमें सब तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछ सकता है, किसी चीज़ के बनाने की विधि पूछ सकता है, जैसे एथेन बनाने की विधि, मैथेन बनाने की विधि, या कुछ भी जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। जवाब देते रहे 4-5 क्वेश्चन का फटाफट फटाफट जवाब देते रहे तो भैया 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे। किसी क्वेश्चन भटक गए 28 नंबर मिल जाएंगे, 2-4 भटक गए और कम हो जाएंगे उसी हिसाब से। तो वो टीचर जो बाहर से आता है वो वहाँ कुर्सी पे बैठा है, तुम सामने खड़े होते हो और वो तुमसे क्वेश्चन आंसर करता है, उसे वाइवा कहते हैं। और वही वाइवा डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने नंबर 30 में से मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि 30 में 30 नहीं मिलते हैं, वो लगभग जो होशियार बच्चे होते हैं जिनकी फर्स्ट आ रखी होती है वो 30 में से 30 ही मिलते हैं उन्हें, समझ गए। ये मैं सोचना 30 में 30 नहीं मिलते हैं। और ये 30 में 30 का बड़ा अच्छा खेल होता है। बायो वालों की डिवीजन ज़्यादा क्यों बन जाती है, क्योंकि मैथ वाले को अगर उससे 70 नंबर लाने ना, 70 नंबर लाने तो उसे 70 ही की मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 70 नंबर का करके आना पड़ेगा एग्जाम में। और अगर तुम्हें 70 नंबर लाने ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो तुम्हें 40 नंबर की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 नंबर तो तुम्हें प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये एक बच्चा 70% ये खेल समझो, खेल 70 नंबर में से तुम्हारे 30 नंबर आ गए, कितने परसेंट बनी, 7 चौक 28, सोचो 7 चौक 28, या कोई 7 से डिवाइड वाला शब्द बना लो, 35 नंबर आ गए, 70 में 35 नंबर आ गए, कितनी परसेंट बनी, 50%, 7 पंजे 35 हो गए ना, 50% बन गई तुम्हारी। अब पता चला प्रैक्टिकल में जो है वो तुम्हारे 30 में 30 या 29 आ गए, अभी चलो 30 ही मानो, प्रैक्टिकल तुम्हारा अच्छा हुआ और तुम्हारे 30 में 30 नंबर आ गए। अब 30 में 30 नंबर तुम्हारे प्रैक्टिकल में आ गए, कितने बन जाएंगे टोटल, 65% ही बन गई तुम्हारी। अब मैथ वाले को 65 नंबर लाने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, उसे 90% की तो घर से तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ जाकर कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पता चला कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया, तब जाकर उसके 65 या 60 नंबर बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक तो बायोलॉजी और एक हिंदी, ये नंबर के डिवीजन बना देते हैं, याद रखना, नंबर के डिवीजन बना देते हैं। हाँ नहीं, इंग्लिश तो तुम्हारे सबसे नीचे रहेगा, उसे तो तुम भूल जाओ, तुम कितने भी हाथ पैर फेंक लो, चाहे खटिया पर से कूद जाओ, छत पर से कूद जाओ, 60 नंबर लाने भाई साहब तेल निकल जाएगा, सर का पसीना कहाँ कहाँ को होते हुए कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा ना, पता नहीं चलेगा तुम्हें 60 नंबर लाने के लिए। और दिक्कत ये नहीं है कि 60 नंबर इंग्लिश का बहुत लंबा खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी ईजी हो जाती है, वो मैं तुम्हें बताऊँगा लास्ट में कैसा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कम नंबर नहीं आते हैं, जो लोग मेरे हिसाब से चलते हैं ना तो इंग्लिश में भी 60-70 से नीचे 80-80 नंबर भी आ जाते हैं, वो अलग तरीका है। क्योंकि तुम अब तक जो पढ़ते आ रहे हो ना इंग्लिश, वो बहुत गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से पढ़ा रहे हो। हाँ, तो वो चीज़ गलत है। किसी से भी पढ़े होगे वो कोई खास अच्छा तरीका होगा नहीं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तो हर किसी ने ज़्यादातर इंग्लिश रटी है। इंग्लिश को मैं तुम्हें मैथ के तरीके से सोल्व करना बता दूंगा, जैसे मैथ में सोल्व करते हैं ना, ऐसे सही पढ़ाने से मतलब नहीं है। उन्होंने पढ़ाया, अब तुम उन्हें एग्जाम में बैठाओगे वो तो नंबर ले आएंगे, पूरे नंबर तो उनसे भी नहीं आएंगे, समझ लो, लेकिन वो ले आएंगे। समस्या ये है कि जो वो बता रहे हैं तुम उस तरीके से कर नहीं पाते ना यार। उन्हें तुम कोई सेंटेंस देना, कोई भी सेंटेंस देना, वो बना देंगे, समझ गए। अगर वो तुम्हें कोई सेंटेंस देंगे तुमसे नहीं बनेगा। अब तुम सोचो यार मैं उसी की तरह, अबे अगर जो सचिन तेंदुलकर तुम्हारे साथ आके खड़ा हो गया है, तुम्हारे साथ मैच खेलना शुरू हो गया, तो तुम थोड़ा सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, उसकी आत्मा उसके अंदर थोड़ा आ जाएगी है। अब वो तुम्हें बता दे भाई ऐसा शॉट मार, ऐसा मार, वैसा मार, तो भैया सचिन तो सचिन ही है, समझ लो। तुम तो अपने ऊपर काबिलियत देखो कि यार मैं उस जैसा कब बनूंगा, बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने उस मकाम पर पहुंचने के लिए पीछे कितनी मेहनत करी होगी बचपन से, वो देखना होता है। और तुम क्या सोच रहे हो कि यार 5 मिनट मेरे पास आके खड़ा हो गया, मुझे बता के चला गया और मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती है। कभी तुम ये सोचने लगो कि यार अगर जो मैं किसी अच्छे टीचर के साथ, मैं अच्छे टीचर पर ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दूं, या किसी अच्छे टीचर से मैं सीखना शुरू कर दूं, या किसी अच्छे कोच पर जो जिसके पास से बहुत सारे बच्चे 90% 95% नंबर लेके आते हैं, मैं उसके बाद पढ़ना शुरू कर दूं, तो ये नहीं है कि तुम वहाँ आके बैठ गए तो उसकी सारी की सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी।
ये फिल्मों में नाटकों में तो होता है कि जा आज से मैंने तुझे शक्ति दे दी और वो हवा में उड़ रहा है। कोई मिल गया फिल्म में वो ऋतिक रोशन है, समझ लो कि भाई अब वो बेकार बुद्धू है, उसने हाथ रख दिया तो अपनी शक्ति उसे दे दी, उसकी औलाद उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट। तो ये फिल्मों में होता है। हाँ, ये यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तो अगर तुम्हें जो भी सीखना है तो तुम्हें अपने बल पे ही सीखना है। तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें ज़्यादा से 1-2 नंबर का बता सकता है, वो भी चोरी छुपर है, उस पर भी कुटाई होने के चांस अलग रहेंगे और पिट लग जाओगे। नहीं चलो बोर्ड के एग्जाम में पुलिस वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथी बहुत सारे बच्चे इस बात की तैयारी करते हैं कि मेरा साथी जो है मेरे साथ है, और इत्तेफाक से नाम राशि एक होने के कारण बहुत नंबर जैसे एम से होते हैं, तो सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही बैठ जाएगा तो हाँ मेरी हेल्प भी कर देगा, बोर्ड में मेरे साथ आ जाएगा। देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक साथ आते हैं, लेकिन बहुत बार किस्मत साथ देती नहीं है, समझ गए। 2 लड़के जो हमारे यहाँ पढ़ते थे, 2 लड़कों के नाम डी से, एक उसमें इतने परसेंटेज वाला, मान के चलो ये लगभग 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक इतने परसेंट वाला कि उसके 85% 80% से नीचे आने ही नहीं है, एक ऐसा वाला कि उसके पास होने के लाले पड़ जा रहे हैं, दोनों डी से, और यहीं अपने लोकल के ही हैं, ठीक है। अब कहाँ पढ़ते थे? तुलाराम में पढ़ते थे। अब वो बंदा जो बुद्धू है, घर से खाने पीने में अच्छा खाता, पैसे वैसे वाला, वो उसे भाई साहब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन उसे कुछ ना कुछ खिलाता नहीं था, इतना तर रख रहा। और जैसे ही बोर्ड के एग्जाम आए वो कह रहा है भाई साहब बिल्कुल ध्यान रखना, तो टेंशन मत ले तू, मैं हूँ जब पास में करवाऊंगा, समझ गए, पास में करवाऊंगा, दोनों साथ आएंगे, कॉपी पे कॉपी दूंगा मैं तुझे, तू तो छापता रही है बस। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा नहीं कि वो नहीं देता, वो देता दो, क्योंकि दोनों भाई इतना खिला रिया है, पूरे साल खिला रिया है, अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा रिया है, फिल्में तक दिखा रिया है उसे ले जाके, समझ लो। हमारे यहाँ घंटे गोल करके वो निकल जा रहे हैं गाजीपुर, हम ढूंढने कहाँ है, समझ रहे। वो घुमा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, तर रख रहा है, और लास्ट टाइम पर तो भाई साहब उसने आती कर दी, कभी चिकन फ्राई चल रही है, कभी कुछ चल रही है। अब हाँ है कहाँ दोनों ना साहब, वो तो बाजार में खड़े हैं, हाँ कभी इस होटल में बैठे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लास्ट टाइम पर तो उसने भाई साहब उसे घर का खाना ही नहीं खान दिया होगा, ये मान के चलो। कोई बात नहीं, बढ़िया। तो हम भी कह रहे हैं मन के चल ठीक है, पढ़ लिया ना पढ़ लिया, वो तो पास करवा दिया। जब दोनों एक साथ आ रहे हो, हमेशा बचपन से दूसरे एक साथ आ रहे हैं, तो चलो उनकी कोई बात नहीं, हम भी कोई ज़्यादा नहीं, वो तो पास होना ही होना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। अब कोई बात नहीं, दोनों डी से, हाँ नो रूम चेंज नहीं हुआ है, ये डी वाला यहाँ आ गया, ये डी वाला यहाँ आ गया, जहाँ डी खत्म हुआ वो शुरू हो गया, समझ लो। अब भैया वो तो फिर सबको पता क्या होना है, इस वाले ने तो बेचारे ने की ना तैयारी, क्या हो गया, ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ये तो होना ही था। जब उसने पूरे साल इसके भरोसे रहा कि यार मैं तो इसके भरोसे हूँ, तो टपकना था, टपक गया। अगले साल पास हुआ, फिर दोबारा से पढ़ गया वो, फिर अगले साल 50-55% आई उसकी। लेकिन किसी और के भरोसे रहोगे तो यही हाल होगा, साल भी बर्बाद होगा और सीखोगे कुछ नहीं। जितनी मेहनत पैसे वैसे खिलाने में, घूमने फिरने में उसने की थी, अगर जो उसमें की 5% मेहनत भी सिर्फ पढ़ाई पे कर लेता ना, तो 50-55 नंबर तो उसके पहले साल में आ जाते। ऐसा नहीं है कि बेकार बुद्धू है कुछ भी है, बस ये है कि नालायकीपन करते हैं आदमी घूमने फिरने में। जब पैसा वैसा घर से मिलता है, गाड़ी वाड़ी मिल जाती है ना, तो बस घूमने फिरने पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ भी तुम सब बैठे हो, यहाँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी फर्स्ट आ जाएगी भाई। फर्स्ट उसी की आएगी जो मेरे हिसाब से चलेगा, मेरे बताई हुई बातें मानेगा, जो मैं उसे बात जो काम दे रहा हूँ वो काम टाइम पर करेगा, ठीक है। छोटी से छोटी बात को बड़े से बड़े तरीके से सोचेगा। मैंने बता दिया, एक लाइटली मैंने एक बात बता दी कि भाई तुम्हें रफ कॉपी लेकर आनी है। अब अगर ऐसा नहीं है कि तुम फेर कॉपी लाओगे तो तुम्हें यहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, भाई ला रहा 1-2 बार और टोका जाएगा, नहीं मानने अपने आप करेगा। लेकिन जो रियल में जो गंभीर बच्चे होते हैं, जो सीरियस होते हैं पढ़ाई के मामले में, उन्होंने बस एक बार मैंने बोला रफ कॉपी लानी है, फटाक से भाई साहब रफ कॉपी लगाएंगे। बार बार मेरी बातों को नहीं दोहराना है। ऐसी कोई सी भी चीज़ बताते बताते छोटी छोटी बातें होती हैं। अब मैंने कोई बात बताई कि मन के सारा प्रैक्टिकल बायो पर डिपेंड करता है, एक ही बार बताई, उस बच्चे ने इतनी गंभीरता से ले लिया कि पूरे साल ये सोच रहा है कि यार मुझे भाई मजबूत रखना है अपना। बहुत सारे बच्चों को ये भूल भी जाएंगे कि यार पता ना वो प्रैक्टिकल के किन 6 भागों में बांट देते हैं, 6-7 भागों में, उन्हें याद भी नहीं होगा। तो हर जगह कोई तुम्हें छोटी से छोटी बात भी बताता है तो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। वो छोटी बात को छोटी से तरीके से ले लेते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसे बड़े लेवल पे ले जाते हैं, बस वही चीज़ है। तो ये तुम्हारे 70 नंबर की थ्योरी वाला पार्ट हो गया, और ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। उसमें ध्यान रखना है कि जो वाइवा है तुम्हारा वो 5 नंबर का माना जाता है, 5 नंबर का ही होता है, लेकिन वो 5 नंबर का नहीं होता, वो 30 नंबर का ही होता है, ठीक है जी। कितनी सारी चीज़ लाओगे, असाइनमेंट लेके जाओगे तुम बना के, असाइनमेंट तुम्हारे ऐसे एकदम से कोने में फेंक दिए जाएंगे, देखते भी नहीं है वो बना के, जबकि बड़ी अच्छी फाइलों पर डिजाइन प्रिंट करके बना के लेके जाते हैं।
या अटेंडेंस बच्चे बतेरी कोशिश करते हैं रेगुलर जाएं, है ना, 70% अटेंडेंस है, बहुतों की तो 90-90 हो जाती हैं। कुछ लोग तो बारिश में भी छुट्टी नहीं मारते, बेचारे भीग भीग के पहुंच जा रहे हैं, समझ गए। उसके बाद भी सोचा कि 2 नंबर मिलेंगे, तो वो भी डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों की 50% नंबर भी होंगे, 50% अटेंडेंस भी होंगे तो भी पूरे नंबर मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस पूरे साल तुम्हारे कोई व्यवहार है, किसी टीचर से तुमने बदतमीजी तो नहीं करी है, कुछ खेल कूद के सामान तो नहीं तोड़े हैं, कुछ बेंचें तो नहीं तोड़ी हैं, स्कूल में कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए तो बार बार तुम्हारी शिकायतें नहीं आ रही हैं, ये नहीं आ रही हैं, मतलब डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, तो वो है, उसके भी नंबर मिलते हैं। फिर वाइवा तुम्हारा है ही, प्रैक्टिकल तुम्हारी जो प्रैक्टिकल तुम्हें 20 प्रैक्टिकल लिखने देंगे। प्रैक्टिकल फाइल तो अभी मार्केट में आ जाएगी लगभग नवंबर दिसंबर में, तो तुमसे वो बोल देंगे स्कूल वाले कि भाई प्रैक्टिकल फाइल खरीद लो। फिर फिजिक्स की अलग खरीदी जाएगी, केमिस्ट्री की अलग खरीदी जाएगी, इसकी मैथ की नहीं होती है, बायोलॉजी की अलग खरीदी जाएगी। वो प्रैक्टिकल तुम्हें 20-20 लिखवाएंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जो तुम बना के लेके जाओगे। बहुत सारे बच्चे तो प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा बनाते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर 5-5 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। पिछले साल एक उसने लड़के ने बनाया है, उसने वो लाइव प्रैक्टिकल बनाया था। लाइव प्रैक्टिकल मतलब लाइट जलने बुझने वाला, उसमें अच्छा खासा उसने शीशा उसा लगा के लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे। और बहुत सारे लोग सोचो 1,500-2 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि 5 रुपये वाले चार्ट पे बना के ले आते हैं। ज़्यादा करेंगे और थोड़े खर्च कर लिए तो 50 रुपये का थर्माकोल और खर्च कर लेंगे उसमें, समझिए, इतना और कर लेते हैं ना। वो काट कूट के 2-4 थर्माकोल लगते हैं ना, एक नीचे आ जाएगा, एक साइड में बना देंगे, एक उसके, तो वही चीज़ है। लेकिन देखो उधर ये प्रोजेक्ट इतना इतना खर्च करते हैं, और ये भी नहीं कि नंबर उनके 30 में 30 आ जाएंगे, जरूर नहीं है। एक उस लड़के से भी जो थर्माकोल पर बना के लेगा उससे भी कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसने वाइवा कैसे दिया है, समझ गए। तो वाइवा पे डिपेंड रहना है तुम्हें अपना। अब ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस जो तुम्हें केमिस्ट्री का पढ़ना है, 70 और 30, ठीक है जी। अब मैं पूरे चैप्टर बता रहा हूँ तुम्हें कि ये 16 के 16 चैप्टर तुम्हें कौन कौन से हैं, कैसे कैसे तुम्हें पढ़ने हैं। तो एक बार जरा पेपर पर ना ये सब नोट कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक बार बताया जाता है, बार बार नहीं बताया जाता, ठीक है जी। देखो हिंदी में नाम इनके, देखो सबसे पहला है तुम्हारा ठोस अवस्था। मैं लिख रहा हूँ, पहले सबके नाम बता दूंगा मैं तुम्हें, देखते रहो भाई इधर।
हाँ देखो अभी उतार लो साथ साथ उतार लो। ना नहीं, ना ना देखो इधर चैप्टर तुम्हारे 16 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में, और पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसे सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। हाँ सॉलिड स्टेट। जब ना अभी जब हम चैप्टर करेंगे ना, उसमें जब एक करके चैप्टर करेंगे तो इंग्लिश में नाम भी हाथ का उसी टाइम लिखवा देंगे, इसमें लिखना हो तो फिर डबल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 बिलियन, ठीक है। तीसरा जो विद्युत रसायन है। चौथा है ये रासायनिक बलगति, बिलियन को सॉल्यूशन कहते हैं, विद्युत रसायन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये केमिकल काइनेटिक। पृष्ठ रसायन ये सरफेस केमिस्ट्री। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत तथा विधियाँ, तो ये होते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब जो हमारे पास लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये चीज़ें बनती हैं, ये बनती कैसे हैं। 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक तथा कार्बधात्विक यौगिक। 10वां है हेलो एल्केन, इसे 7वां और ऐसे लिख देते हैं, तथा हेलो एरीन। हेलो एरीन। 11वां हो जाता है एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। 12वां चैप्टर हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13वां है नाइट्रोजन युक्त यौगिक, या दूसरा किसी किसी किताब में नाम होते हैं इसके एमीन तथा डायजोनियम लवण। एक और नाम भी होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऐसे भी लिख देते हैं। फिर आ जाता है ये, नहीं नाइट्रोजन परिवार के तत्व नहीं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक ही होते हैं। फिर आ जाता है 14वां जे अणु, ऐसे करके होगा। और 15वां जो है वो बहुलक पॉलीमर कहते हैं, इसे कहते हैं जैव बायोमोलिक्यूल। और 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। यहाँ तुम्हारे पास ये 16 के 16 चैप्टर आ जाते हैं, सुन लो जैसे 16 के 16 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब ये 16 के 16 चैप्टर में तुम्हें ध्यान से मैं बता दूं कि कौन सा चैप्टर कितना कितना होता है। दरअसल ये चैप्टर ऐसा बोला जाता है कि ये तुम्हारा 3 या 4 नंबर में आ जाता है। ये थोड़ा सा ये भी 3-4 नंबर का, 4 नंबर का आ जाता है, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का बोल देते हैं, ये 4 नंबर का बोल देते हैं, ऐसा करके ये 5 नंबर के आसपास आ जाता है, ये 8 नंबर के बोल देते हैं, ये 5 नंबर। ऐसे ही उप सहसंयोजक यौगिक तथा कार्बधात्विक यौगिक 3 नंबर का आ जाता है। और जी हेलो एरीन, इसमें से 2 नंबर का एक, 1 नंबर का एक, 4 या 5 नंबर का आ जाता है। एल्डिहाइड कीटोन
ये 5 या कभी कभी इसमें से एक नंबर का और भी आता है, 6 नंबर तक का आ जाता है। नाइट्रोजन युक्त यौगिक 4 नंबर का, और जी जैव बहुलक नहीं जैव अणु 5 नंबर, बहुलक का 3 नंबर, और ये 2 नंबर। कम बढ़ती नंबर भले सा हो सकते हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि लगभग इतने इतने के लगभग इसके चांस रहते हैं। देखो पी ब्लॉक का तत्व वाला चैप्टर ना ऐसा नहीं है कि तुम सारा अभी पढ़ लो। दरअसल फर्स्ट ईयर में जिसने पढ़ा है ना, तो 10वां 11वां चैप्टर जो होता है, 11वां चैप्टर, वो हमारा पी ब्लॉक का तत्व होता है। तो 20% वहाँ पढ़ा है तुमने और बाकी 80% अब यहाँ पढ़ोगे, ठीक है जी। जब मैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरी आवर्त सारणी उस टाइम तक तुम्हें याद करवाने की ट्रिक मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पूरी आवर्त सारणी प्रत्येक बच्चा यहाँ लिख सकता है। पूरी आवर्त सारणी बनाने का तरीका बता देता हूँ मैं। ट्रिक होती है सबको वैसे पता, बहुत सारी होती हैं, हमारी अपनी होती है। तो ये पूरी यहाँ तक आवर्त सारणी आ जाएगी। उपसह संयोजक यौगिक हेलो एल्केन या हेलो एरीन, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन ज़्यादा भारी उन लोगों के लिए होंगे नहीं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बेंजीन वाले यौगिक तत्व पढ़े, चैप्टर नंबर जो हाइड्रोकार्बन है वो वाला। एल्कोहल फिनोल, ये भी दरअसल ना एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ से डिवाइड करके दिखाता हूँ। 1 से और जी 5 तक, फिर 6 से 9 तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। दरअसल ये अकेली बता रहा हूँ, ये जैसा होता है ना हमारे पास 70 नंबर का है, तो अकेले 35 या 40 नंबर के तुम्हारे 35 नंबर के आसपास ये आ जाता है, और जी 15 नंबर के आसपास ये आ जाता है, और 20 नंबर के आसपास ये आता है, या कभी कभी दोनों बराबर के आसपास ही हो जाते हैं कि 18 और 17 इस तरीके से। यानी कि दोनों अकेले मिलकर उनसे दुगने के बराबर ये आता है अकेला। फर्स्ट ईयर में इसका उल्टा होता है। फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 ही चैप्टर होते हैं, 11वां ये जो IUPAC वाला चैप्टर होता है और हाइड्रोकार्बन, सिर्फ लास्ट के 2 चैप्टर होते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 7 चैप्टर होते हैं, इसलिए इसकी अपने आप में परसेंटेज ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा आता है। और याद रखना इसके बिना ये पूरी की पूरी इसमें अभी क्या नहीं होती। जो सही मायनों में केमिस्ट्री होती है, जिसे कहते हैं ओरिजिनल केमिस्ट्री, वो यही होती है। ये तो जबरदस्ती की केमिस्ट्री है, ये तो कोई खास इतनी केमिस्ट्री होती है। ओरिजिनल केमिस्ट्री ये सही मायनों में जिसे केमिस्ट्री बोला जाता है, वो यही केमिस्ट्री होती है जिसमें अभिक्रियाएं चलती रहती हैं टोटल, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ अभिक्रियाएं। तो ये है, और इसके बिना तुम पास भी नहीं हो सकते। इनमें कितने भी हाथ पर फेंक लो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना। और ये नॉर्मली हर कोई ये कहता है कि भाई बड़ी भारी होती है, ये याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं भाई, मैं जब पढ़ाता हूँ तो कोई अभिक्रिया भूल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया हल कराई जाती है, ना कि रटाई जाती है, समझिए। हर किसी के अपने अपने फंडे होते हैं पढ़ाने के। तो ये सब तुम्हारे पास ये मटेरियल है इतना, आज जाके सारा तुम इसमें कॉपी में जाकर नोट कर लोगे। कल जब आओगे तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठोस अवस्था, ठीक है जी, कल से स्टार्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अब बाकी जो लोग अभी नहीं आ रहे उनसे बोलो कि भाई टाइम पे आ जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, लेट आओगे नुकसान हो जाएगा।